जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखो मैं लाइव नहीं आके पढ़ा रहा। आज मैं गांव निकल गया, नाइट में निकल गया था गांव, क्योंकि जो मेरी दादी माँ है वो 102 साल की हो चुकी है। ठीक है, 102 साल कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बहुत मतलब कल तो बहुत ही ये सिचुएशन हो गई थी कि ऐसा हो गया था कि भाई वो ख़त्म होंगी आज। मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक कंडीशन हो गई है, 4-5 दिन हो गए खाना खाए हुए। तो इसलिए आज मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पर मैं रिकॉर्डेड क्लास ही अवेलेबल करवा रहा हूँ आपको। तो उसके लिए आई एम सॉरी। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, क्लास रेगुलर चलेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दादी जी एक्सपायर हो जाएंगी तो भी आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। अब क्लासों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, बिल्कुल स्पेशली तरीके से पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है, कोई बहाना नहीं बनाना, कोई एक्सक्यूज नहीं करना है। ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई पर फोकस करें। अब यहाँ पर हम देखो सैम्पलिंग पढ़ रहे थे कल हम, और जो रिसर्च मेथड है उनको मैं आपको, मैंने पहले भी बोला था आपको कि रिसर्च मेथड को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च मेथड थे जिनके बारे में हमें बाद में पता चला, उनको हमने बहुत ही डीपली बनाया। स्टार्ट में मैंने कुछ रिसर्च मेथड पढ़ाए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइप से पढ़ा दिया। ठीक है, थोड़ा सा डीपली और पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रिसर्च मेथड आपको मैं तुरंत, ये जो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं रिसर्च मेथड पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैम्पलिंग के बारे में। देखो ऑलमोस्ट सैम्पलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। अब देखो सैम्पलिंग होता क्या है, कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये चीज़ें कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल क्या होता है, समष्टि क्या होती है, और अनुमान क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से फुल डिटेल में समझा दिया था कल आपको। ठीक है, उसके बाद हमने डिवाइड किया था कि जो सैम्पलिंग है, जो प्रतिचयन है, वो टोटल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। एक होता है रैंडम, दूसरा होता है नॉन रैंडम। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, रैंडम, नॉन रैंडम, ये दो टाइप के होते हैं सैम्पलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसी को आप रैंडम सैम्पलिंग कह सकते हैं, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसी को आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी के याद शब्दों को याद करो, यादृच्छिक, संभाविता, प्रायिकता, अप्रायिकता, असंभाविता, अयादृच्छिक। लेकिन इनके और भी मल्टीपल नाम हो सकते हैं। तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा स्पेशली तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि सैम्पलिंग के जितने भी कीवर्ड हैं उनको आप केवल और केवल इंग्लिश में याद करें। ठीक है, हिंदी भी याद कर ले साथ के साथ, कोई इशू नहीं है, लेकिन इंग्लिश के जरूर याद करें। इंग्लिश के कीवर्डों को याद करना ना भूलें। अब सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है रैंडम या प्रोबेबिलिटी, दूसरी होती है नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखो आप इकाइयों का चयन कर रहे हो। ठीक है, सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, इकाइयों का चयन करते हैं। आप इकाइयों का चयन कर रहे हो, सैम्पलिंग कर रहे हो आप। अब सैम्पलिंग में दो तरीके हैं। एक पहला तरीका कि आप अपनी इच्छा के अनुसार सैम्पलिंग कर रहे हो, आपको जो जैसा जचा बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपने सैम्पलिंग की। दूसरा तरीका होता है कि आप एक सिस्टमेटिक वे से सैम्पलिंग कर रहे हो। किससे? एक सिस्टमेटिक वे में सैम्पलिंग कर रहे हो, आपको एक बिल्कुल मेथड को फॉलो करना पड़ रहा है और उस हिसाब से आप सैम्पलिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर इस तरीके से सैम्पलिंग टोटल, एक मिनट, इस तरीके से ओवरऑल यहाँ पर सैम्पलिंग है जो टोटल दो प्रकार की हो गई कि एक आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग कर रहे हो, जैसी आपको ज़रूरत है बिल्कुल ठीक उसी हिसाब से। और दूसरा आप एक सिस्टमेटिक वे में सैम्पलिंग कर रहे हो, एक आप मेथड को फॉलो करते हुए सैम्पलिंग कर रहे हो। भाई दो ही सिचुएशन बनती हैं, क्या यहाँ पर कोई तीसरी सिचुएशन बन सकती है? आप बताओ। भाई आपके सामने क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, आपको 10 बच्चे उठाने उनमें से, तो या तो आप अपनी मर्जी से उठा सकते हो, या आप आपकी जो संस्था है उसके रूल के अकॉर्डिंग, या आप अपना कोई रूल बना लो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं टेस्ट लूँगा और जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे उनको उठाऊंगा। आपने कह दिया कि भाई कोई भी 10 खड़े हो जाओ,
आपने कह दिया भाई तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो। तो ये इस तरीके से केवल 2 तरीके बन सकते हैं सैम्पलिंग के। अब मैंने एग्जाम्पल तो 3 दे दिया भाई। एक तो आप कह रहे हो भाई तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, आपने जिसको चाहा उसको खड़ा कर दिया। दूसरी साइड आप बोल रहे हो कोई भी 10 खड़े हो जाओ, या फिर आप बोल रहे हो मैं टेस्ट लूंगा और सबसे ज़्यादा जिसके नंबर आएंगे उसको लेंगे। प्रिंसिपल ने बोल दिया कि आप टेस्ट कंडक्ट करवा लो, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उन 10 कैंडिडेटों को आप चूज कर लो, या फिर आप उनका कोई भी किसी भी तरीके से मूल्यांकन करवा लो, कोई एक्टिविटी करवा लो। तो सैम्पलिंग के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसको चाहो उसको। दूसरा, आप एक वे को फॉलो करते हुए कर सकते हो, एक सिस्टमेटिक वे में एक मेथड को अप्लाई करते हुए, अपनाते हुए आप सैम्पलिंग कर सकते हो। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से सैम्पलिंग यहाँ पर 2 प्रकार की हो गई। एक हो गई प्रोबेबिलिटी, दूसरी हो गई नॉन प्रोबेबिलिटी। अब मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है उसको समझाता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, एक निश्चित मेथड को फॉलो करना होता है। इसमें जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तो इसमें एक निश्चित मेथड को फॉलो करना होता है, इसमें एक तरीका होता है, उसको हमें अपनाना होता है। यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग नहीं कर सकते। आप चाहो कि मैं उसको खड़ा करूँ, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे को फॉलो करना होता है। यहाँ पर जितनी भी इकाइयाँ हैं, सपोज दैट 100 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, 50 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, उन सभी की चयनित होने की बिल्कुल समान संभावना है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई तू नहीं, तू तो है ही नहीं इस लायक, या फिर आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि नहीं तू तो बना ही इसके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक कैंडिडेट की चयनित होने की बिल्कुल समान संभावना होती है, पहली बात। ठीक है। अब जब समान संभावना है सभी के चयनित होने की, बिल्कुल बराबर लेवल के कैंडिडेट हैं, सभी की समान संभावना है चयनित होने की, और बाई मिस्टेक आपने एक को उठा दिया कि भाई तू खड़ा हो जा, मैं तेरे को चयनित कर रहा हूँ, बाकी 99 क्या बोलेंगे, भाई हमें क्यों नहीं, इसी को क्यों। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप जिस इकाई का चयन कर रहे हैं उसको बाकी की जो बची हुई जो इकाइयाँ हैं वो प्रभावित करती हैं। वो उसको कहती है कि भाई तू इसको क्यों, हमें क्यों नहीं, वॉट इज रीजन। तो यहाँ पर प्रत्येक इकाई के चयनित होने की बिल्कुल बराबर समान संभावना होती है, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक इकाई का चयन है जो दूसरी इकाई से प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन ऑलमोस्ट अब तक 2 तरीके से बना है। या तो वो एक एग्जाम्पल देता है कि आप जैसे कोई भी एग्जाम्पल दे देगा कि प्रत्येक तीसरे कैंडिडेट को उठाओ। एक कक्षा में 50 बंदे बैठे हुए हैं और प्रत्येक तीसरे कैंडिडेट को आप चयनित कर रहे हो, तो यहाँ पर आप कौन से सैंपल का यूज कर रहे हो। आप एक संस्था के मालिक हो, आपको एक पीएचडी होल्डर स्टाफ की ज़रूरत है और आपने एक पीएचडी होल्डर कैंडिडेट को हायर कर लिया एज ए स्टाफ, तो यहाँ पर आपने कौन से सैम्पलिंग का प्रयोग किया, तो ये हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि हम जो सैम्पलिंग के दोनों प्रकार हैं इनके भी बहुत मल्टीपल प्रकार हैं, उनको पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये डाउट क्लियर। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन से प्रायिकता सैम्पलिंग के एग्जाम्पल हैं, इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उदाहरण है, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर हम आगे आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से सैम्पलिंग आती हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से सैम्पलिंग आती हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ संभाव्यता प्रतिदर्श, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। अब इसके बहुत सारे मल्टीपल प्रकार हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर समष्टि के प्रत्येक सदस्य का चयनित होने की बिल्कुल बराबर बराबर संभावना होती है, बिल्कुल हर एक कैंडिडेट की बिल्कुल बराबर 100% बराबर समान संभावना होती है चयनित होने की। आप किसी को भी कर सकते हो, आप किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं तू इस लायक है ही नहीं, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वाह यार तू तो बना ही इसके लिए।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक इकाई के चयनित होने की बिल्कुल समान संभावना है। ठीक है, अब बात हो गई कि सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श में प्रत्येक इकाई के चयनित होने की समान संभावना है। भाई फिर चयनित कैसे करोगे आप? हमें चयनित तो करना है ना इस मेथड से, तो करोगे कैसे? किसी भी सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन को बाधित या प्रभावित करता है, ये भी इसकी विशेषता है। इस विधि में इकाइयों का चयन यांत्रिक या संयोजक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, जब सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन को अप्लाई करते हैं हम, सिंपल रैंडम सैंपलिंग को अप्लाई करते हैं हम, तो उसमें हम यांत्रिक या संयोगी क्रियाओं को अप्लाई करते हैं। किसको? यांत्रिक या संयोगी क्रियाओं को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम अपनाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से सैंपलिंग के दौरान यादृच्छिक एवं संयोगी क्रियाओं को अपनाया जाता है? तो उसमें आएगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब वो विधियां कौन कौन सी हैं? पहला है लॉटरी विधि। लॉटरी, आपने लॉटरी का टिकट लगाया होगा, कभी नहीं लगाया तो आपने किसी से सुना होगा, क्या तेरे निरे लॉटरी निकली यार, बिना काम के फालतू बकवास करे कहीं से डाका मार के लेके आए रुपए, वरना तेरे कौन सी लॉटरी निकल गई? लॉटरी, अरे यार तेरे तो लॉटरी निकल गई, देख रुपए हैं तेरे पास। ठीक है, तो ये लॉटरी विधि को अप्लाई। तो यदि आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग करोगे तो उसमें एक तो लॉटरी विधि को अप्लाई किया जाता है। दूसरा सिक्का उछालना, आप में से कोई भी ना कोई तो लाइफ में जरूर कभी ना कभी तो सिक्का उछाला होगा। स्पेशली जो क्रिकेट मैच के पसंदीदा, जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और जिद बहस होती थी कि पहले मैं खेलूंगा, दूसरी पारी बोलती थी भाई तू क्यों, पहले मैं खेलूंगा, तू बोल करा। सामने भाई क्यों, मैं खेलूंगा, तू बोल करा। इस जिद बहस को समाप्त करने के लिए हम क्या करते थे? सिक्का उछालते थे और उस पर बोलते थे हेड एंड टेल। या सिक्के के अलावा हम इसी तरीके से, इसी वे में हम और भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते थे। जैसे पत्थर के एक साइड थूक लगा लिया, उसके ऊपर मिट्टी लगा ली, पत्थर को ऊपर फेंक दिया, गीला सूखा। हमने कोई गुटखा की थे वो उठा ली, पॉलीथीन उठा ली, उसके एक साइड हिंदी लिखा होता है, एक साइड इंग्लिश लिखा होता है। पता, हिंदी लगा इंग्लिश, उछाला हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया। तो ये अलग अलग वे थे, पत्थर उछालना गीला करके, या फिर किसी पॉलीथीन या किसी भी पैकेट को उछालना जिसके एक साइड हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है, या सिक्का उछालना। तीनों में अलग अलग मेथड, अलग अलग वस्तु का उपयोग कर रहे हो, बाकी मेथड बिल्कुल सेम अप्लाई हो रहा है। टेबल नंबर सिस्टम और फिश डॉल मेथड, ये चारों के चारों तरीके हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग में। अब दूसरा आता है स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। देखो, अब आप बोलोगे फिश बॉल ड्रॉ में क्या होता है? देखो, फिश बॉल ड्रॉ में मैं समझा देता हूं आपको। फिश बॉल ड्रॉ में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? एक बॉक्स होता है और बॉक्स के अंदर बहुत सारी पर्चियां डाल दी जाती हैं और उनको अच्छे से क्या किया जाता है? रोटेट किया जाता है, उनको बहुत अच्छे से घुमाया जाता है। बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर एक छोटा सा छेद भी होता है। ध्यान रखना, दोबारा से बता रहा हूं मैं। फिश बॉल ड्रॉ मेथड में क्या होता है? एक बॉक्स होता है, बॉक्स में एक छोटा सा छेद होता है जिससे कि वो पर्चियां आसानी से निकल जाएं और आसानी से उसके अंदर चली जाएं। फिर क्या किया जाता है? उस बॉक्स में सारी की सारी पर्चियों को डाल के उनके ऊपर नाम लिख दिया जाता है। जैसे 100 कैंडिडेट हैं, 100 के 100 कैंडिडेटों का नाम लिखकर पर्चियां बनाई। पर्चियों को समान आकार में, समान तरीके से उनको क्या किया जाता है? फोल्ड किया जाता है। ठीक है, जिससे कि कोई पर्ची अलग ना दिखे। समान आकार में, समान तरीके से उनको फोल्ड किया जाता है, उनके ऊपर नाम लिख दिया जाता है। फिर उन पर्चियों को उस बॉक्स में डाल दिया जाता है और उस बॉक्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या किया जाता है? रोटेट किया जाता है, उनको सारी सारी पर्चियों को मिलाया जाता है। फिर क्या किया जाता है? उस छेद से एक एक पर्ची निकाली जाती है। फिर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पर 100 पर्ची हैं, 100 की 100 पर्ची समान तरीके से मुड़ी हुई हैं, 100 के 100 कैंडिडेटों का नाम लिखा हुआ है, समान आकार की पर्चियाँ हैं। अब हम शुरू की 10 निकाल लेते हैं। जिनका शुरू में 10 में नाम आ जाएगा उनको हम चयनित कर लेंगे, बाकी 90 को हम नहीं करेंगे। फिर क्या किया जाता है? उस छेद से एक एक करके 10 पर्चियाँ निकाल ली जाती हैं और 10 कैंडिडेटों को चयनित कर लिया जाता है। समझ में आ गया? फिश बॉल ड्रॉ में टेबल नंबर सिस्टम में क्या होता है? इसमें टेबल नंबर होता है, टेबल के ऊपर जैसे नंबर लिख लिया। और फिर आपने कभी कभी ये मेथड भी अप्लाई किया होगा
जैसे 5 कैंडिडेट गेम खेल रहे हो आप, ठीक है, 5 कैंडिडेट हो आप, 1 2 3 4 5, और क्रिकेट खेल रहे हो। यहाँ पर टीम नहीं बनी हुई, आप बोल रहे हो कि हम सभी अलग अलग खेलेंगे। पहले एक एक ओवर खेलेंगे, ज़्यादा नहीं खेलेंगे, 6 बॉल खिलानी है। सबसे पहले एक खेलेगा, फिर दूसरा खेलेगा, फिर तीसरा खेलेगा, फिर चौथा खेलेगा, फिर पांचवा खेलेगा। अब यहाँ पर भी लड़ाई होती है कि पहले कौन खेलेगा। होती है लड़ाई, होती होगी आपके भी कि पहले कौन खेलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते थे, एक कैंडिडेट होता था, उसको हम सेलेक्ट करते थे, या एक कैंडिडेट ये मेथड अप्लाई करता था। यहाँ पर नंबर लिख लेता था 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे नंबर लिख लिया वो, ठीक है। और यहाँ पर निशान बना देता था वो, यहाँ पर निशान बना दिया। इस नंबर के ऊपर वो क्या रखता था, बैट रख देता था, जिससे कि वो केवल खुद को दिख पाए, और बोलता था भाई आजा देख। इन 5 में से 5 पर क्या लिखी हुई है, केवल लाइन लगी हुई है कि भाई ये लाइन इस नंबर को इंडिकेट कर रही है, ये लाइन इस नंबर को बता 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 रही है। फिर पहला कैंडिडेट आता है, बता इन 5 अंगुलियों में से एक पर निशान रख। उसने रख दिया मान लो इस पर, फिक्स हो गया कि भाई तेरा तो 5वां नंबर। दूसरे को बुलाया, तू आजा इस पर रख। उसने इस पर रख दिया, भाई तेरा पहला हो गया। फिर तीसरे को बुलाया, भाई रख इन तीनों में से। उसने इस पर रख दिया, तेरा चौथा हो गया। फिर बुलाया, तू भी आजा भाई। उसने इस पर रख दिया, भाई तेरा दूसरा हो गया। और बचा हुआ तीसरे नंबर पर खेलेगा। हो गया सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं टेबल नंबर सिस्टम। बिल्कुल इसी तरीके से टेबल पर होता है वो काम। ये मैंने एक बेसिक से एग्जाम्पल से समझाया आपको। तो ये था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मल्टीपल टाइप्स, जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिश बॉल ड्रॉ जो सैम्पलिंग है उसको एक बार पेपर में पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें हम पर्चियों को, जिसमें हम जो कैंडिडेट होते हैं उनका नाम पर्चियों पर लिखकर उनको समान आकार के समान साइज के पर्चियों में डालकर लिखकर और उसको हम एक बॉक्स में रख देते हैं तथा एक छेद के द्वारा उनको एक एक करके निकाला जाता है। तो यह मेथड कौन सा है, तो वो है फिश बॉल ड्रॉ मेथड। उसके बाद आता है स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, स्ट्रेटिफाइड। स्त्रीकृत स्तर, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर होता है ना ऐसा। स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श जिसको हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्तर हो रहे हैं। पहले स्तर के लोग, दूसरे स्तर के लोग, तीसरे स्तर के लोग, चौथे स्तर के लोग। हमने क्या किया, यहाँ पर हम देखो बहुत सारी बार करते हैं। एक कम्युनिटी होती है, उसको अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड कर देते हैं। स्तर फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट बोल दो, चाहे स्तर सेकंड, स्तर थर्ड, स्तर फोर्थ, स्तर 5, ऐसा कर देते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ लक्षणों के आधार पर ऐसे डायरेक्टली ग्रुप पे नहीं डिवाइड किया जाता। जैसे मान लो एक क्लास सुबह प्रार्थना हो रही है, ठीक है, स्कूलों में कॉलेजों में प्रार्थना होती थी, सभी के सभी स्कूल के बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं। टीचर ने बोला पहली क्लास के बच्चे एक साइड हो जाओ, पहले क्लास के एक साइड हो गए। दूसरी साइड क्लास के एक साइड हो जाओ, दूसरी क्लास के एक साइड हो गए। तीसरी क्लास के एक साइड हो जाओ, तीसरी क्लास के हो गए। ऐसे उसने 12 की 12 क्लासों के बच्चों को अलग अलग स्तरों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, 12th है, 12th के सारे बच्चे एक साथ आ गए। फिर टीचर ने बोला मैथ वाले एक साइड, बायोलॉजी वाले एक साइड, आर्ट्स वाले एक साइड, कॉमर्स वाले एक साइड और एग्रीकल्चर वाले एक साइड, अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। वो क्या थे, स्तर थे। किसके आधार पर, स्पेशल विशेषताओं के आधार पर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे बैठे हुए हैं भाई, 1 से 5 साल की एज के एक साइड, 5 से 10 साल की एज के एक साइड हो जाओ, 10 से 15 साल की एज के एक साइड हो जाओ, 15 से 20 साल की एज के एक साइड हो जाओ। ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब कई महाबुद्धियों के दिमाग में विचार है, सर सुंदरता के आधार पर भी कर सकते हैं। अरे भाई नहीं, हर लड़के को हर लड़की सुंदर लगती है, और कहीं ना कहीं हर लड़की को हर लड़का भी सुंदर लगता है। तो सुंदरता के आधार पर आप स्तरों में डिवाइड नहीं कर सकते। लड़कों का दिल बहुत खुला होता है। आपने एक जोक सुना होगा ना, मैं सुना देता हूँ। लड़कों का दिल बिल्कुल फुल खुला होता है, उसमें लड़की की बहन, लड़की की बहन की बहन,
लड़की की दोस्त, फिर उसकी बहन, फिर उसकी दोस्त, फिर उसकी बहन, फिर उसकी दोस्त, उसकी बहन। सभी के लिए दिल होता है, बिल्कुल खुला दिल होता है, बड़ा दिल होता है लड़कों का। कोई भी लड़की आए कभी मना नहीं करेंगे, बिल्कुल दिल से एक्सेप्ट करेंगे। चाहे वो फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड की कितना लंबा नाता क्यों ना हो, बिल्कुल पूरे दिल के साथ एक्सेप्ट करेंगे। लड़कियां ऐसा नहीं करती, एटीट्यूड वाली होती। नहीं नहीं, मैं तो केवल इसी के लिए बनी हूँ, इसके अलावा किसी के नहीं, किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है। देखो ये केवल थोड़ा सा मजाक हो जाता है, सीरियस मत लेना, बिल्कुल सिंपल सा छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कभी कभी एंटरटेनमेंट भी कर लेना चाहिए। और यदि प्लीज़ बुरा लगे मेरी कोई बात तो इसके लिए मैं सॉरी, लेकिन मजाक होना चाहिए साथ साथ। और स्पेशली मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ जो हमारी जनरल लाइफ से जुड़े होते हैं। रियल में लड़का ऐसा करता है और लड़कियाँ ऐसा करती हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ मैं एक, देखो लड़कों लड़कियों में अंतर का। लड़के कितने भोले होते हैं, कितने नादान होते हैं। बस में बैठे हुए हैं, पहली बात तो हर लड़के का सपना होता है यदि सीट खाली है बगल वाली पर लड़की आके बैठे, लड़का ना आए। और जब लड़का आते दिखते हैं तो वो साइड में हो जाता है, बैग रख लेते हैं, नहीं नहीं कोई आएगा। और जब लड़की दिखती है ना, वो खुद भी सिकुड़ जाता है कि भाई एक नहीं दो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दो ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन लड़की हो ऐसा कभी नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम स्तरीकृत सैंपलिंग पढ़ रहे थे। हमने क्या किया, समष्टि को अलग अलग स्तरों के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया और फिर हमने अलग अलग स्तर बना दिए। स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड, स्तर 4, स्तर 5, ऐसे हमने 5 स्तर बना दिए। और फिर क्या किया जाता है, पांचों के पांचों स्तरों से सिंपल रैंडम सैंपलिंग के आधार पर इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमने समष्टि को अलग अलग स्तरों में डिवाइड कर लिया, उसके पश्चात प्रत्येक स्तर से सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बेसिस पर एक एक इकाई का, दो दो इकाई का चयन कर लिया जाता है। भारत को हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिमी। चारों से हमने एक एक व्यक्ति या एक एक राज्य चुन लिया। कर सकते हैं ना, वो तो फिर सिंपल हो जाता है। उसके बाद होता है सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। सिस्टेमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है, बिल्कुल सिस्टम होता है, नाम से पता चल रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रेटिफाइड में हम स्तरों में डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम प्रत्येक स्तर से एक इकाई का चयन कर रहे हैं। सिस्टमैटिक में क्या है, हम एक सिस्टमैटिक वे से इकाइयों का चयन कर रहे हैं। अब सिस्टमैटिक वे क्या हो सकता है, मैं समझाता हूँ। सिस्टमैटिक वे क्या होता है, 50 कैंडिडेट हैं, 50 में से 5 को चुनना है। आपने कह दिया कि सभी के सभी एक लाइन में खड़े हो जाओ, सभी के सभी एक लाइन में खड़े हो गए। और क्या, अब प्रत्येक 5वां कैंडिडेट आ जाओ। पहला आ गया, फिर उसके बाद 5वां आ गया, फिर उसके बाद 5वां आ गया, फिर उसके बाद 5वां आ गया। यहाँ पर आपने कहा कि सभी के सभी बच्चे लाइन में लग जाओ, बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार लाइन में लगे। फिर आपने बिना सोचे समझे कह दिया कि प्रत्येक 5वां बच्चा उठ के आ जाओ, प्रत्येक 5वां बच्चा उठ के आ गया। तो जो बच्चे चयनित नहीं हुए ना, उनके मन में बिल्कुल भी ऐसी शंका नहीं रही कि टीचर ने भेदभाव किया है। वो ऐसे सोचेंगे यार यार हमारी किस्मत नहीं थी, उन्होंने तो हमें एक साथ लाइन में लगाया था, प्रत्येक 5वां बोला था। हो सकता है आप कह दो कि प्रत्येक 10वां आ जाओ, प्रत्येक 15वां आ जाओ, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिस्टमैटिक वे कि आपने सिस्टम से करवा लिया, एक इकाई का चयन कर लिया। इसमें ध्यान रखना, जो पहली इकाई होती है ना, सबसे पहले तो किसी एक को चूज करोगे ना भाई। आपने बोल दिया कि ये लाइन लग जाओ भाई, ये लाइन लग जाओ। यहाँ पर क्या लग गई, टोटल 100 कैंडिडेट लाइन में लग गए। आपने कहा कि प्रत्येक 5वां। अब ये नहीं बताया आपने कि प्रत्येक 5वां इस पहले कैंडिडेट को काउंट करते हुए है या फिर प्रत्येक 5वां बच्चा यहाँ से काउंट करते हुए। तो सिस्टमैटिक में क्या होता है, इसमें सबसे पहली इकाई का चयन सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बेसिस पर खुद कर लिया जाता है। ठीक है, पहली इकाई का चयन सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बेसिस पर खुद के द्वारा कर लिया जाता है।
उसके बाद एक सिस्टमेटिक वे लगाया जाता है कि भाई इसको मैंने चूज कर लिया, इसके बाद प्रत्येक 5वां खड़ा हो के आ जाओ। जैसे ये 100 कैंडिडेट लाइन में लगे हुए हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैंने कहा भाई तू खड़ा हो के आ जा, वो आ गया। अब मैंने कह दिया कि अब भाई प्रत्येक 5वां कैंडिडेट खड़ा हो के आ जाओ। हो सकता है मैंने इसी को कहा कि भाई तू आ जा, अब इसके बाद प्रत्येक 8वां कैंडिडेट उठ के आ जाओ, प्रत्येक चौथा कैंडिडेट उठ के आ जाओ। सिस्टमेटिक वे से हुआ या नहीं हुआ काम? हुआ है। यहां पर मैं वैसे एग्जाम्पल नहीं दे सकता, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब उसके बाद चौथा आता है समूह गुच्छ प्रतिदर्श, जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मैंने कितने प्रकार पढ़ा दिए? सिंपल रैंडम सैंपलिंग पढ़ा दिया, स्ट्रेटिफाइड पढ़ा दिया, सिस्टमेटिक पढ़ा दिया। अब चौथा चल रहा है हमारा क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर, इसमें सर्वप्रथम पूरे शोध क्षेत्र या समष्टि को उप क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है। उसके पश्चात साधारण या स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर पुनः इकाइयों का चयन किया जाता है। देखो क्लस्टर में क्या होता है, हिंदी में तो पता चल रहा है समूह गुच्छ प्रतिचयन, लेकिन ध्यान रखना, खुश मत हो कि समूह समूह से पता चल रहा है भाई। अरे भाई वो समूह शब्द देगा ही नहीं, वो पहले चतर है पेपर वाला, वो पहले क्लस्टर लिखेगा। उड़ गई हवा। अब बताओ क्लस्टर में क्या होगा? आपने समूह याद कर लिया कि समूह से समूह में डिवाइड कर देंगे, समूह शब्द से ही पता चल रहा है हम समूह में डिवाइड कर देंगे। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझने लगा यार, ये सिलेबस देख कितना पागल है। समूह 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 में डिवाइड कर लेंगे हम, भाई वो भी इंग्लिश में क्लस्टर बोला है इसको। वो लिखेगा क्लस्टर सैंपलिंग क्या है। आपने याद कर लिया समूह गप सप सारा काम। अब बताओ क्या करोगे? अब मैं बताता हूं क्लस्टर में क्या होता है। क्लस्टर 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 में क्या होता है, समष्टि को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। किसको? समष्टि को, जनसंख्या को। तो इसमें भी क्या होता है कि कंप्लीट समष्टि को अलग अलग समूहों में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक समूह से सिंपल रैंडम सैंपलिंग या फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, इन दोनों को अप्लाई करते हुए इकाइयों का चयन किया जाता है। तो ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, जो क्लस्टर सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग में इकाइयों को या समष्टि को अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक समूह से सिंपल रैंडम सैंपलिंग या फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग दोनों को अप्लाई करते हुए इकाइयों का चयन किया जाता है, ठीक है। जैसे यदि समग्र बड़ा एवं विस्तृत क्षेत्र में फैला हो तो हम गुच्छ या समूह या क्लस्टर विधि का प्रयोग करेंगे। भाई जो समूह है ना बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, हमने पूरा समूह बना लिया भारत को या विश्व को। तो यदि समूह बहुत बड़ा चौड़ा है, बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, तो वहां पर आप क्लस्टर मेथड को अप्लाई करोगे। जब कोई संसाधन अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तो वहां पर आप स्ट्रेटिफाइड समझ में आ गया होगा ये बात। यदि ये भी नहीं समझ में आए डूब के मर जाओ। यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्तरीकृत, आपने स्तरों में डिवाइड किया। किसके आधार पर? विभिन्न लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, ठीक है। अलग अलग लक्षणों के आधार पर आपने क्या किया था, समष्टि को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने बताया था आपको पहली क्लास वाले, दूसरी क्लास वाले, तीसरी क्लास वाले अलग हो जाओ। मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि भाई क्या दिया था मैंने, दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने ध्यान नहीं आ रहा मेरे खुद को ही अब, कि स्ट्रेटिफाइड में मैंने दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया था। एक तो दिया था मैंने क्लास के आधार पर खड़े हो जाओ, कि पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के, चौथी क्लास के खड़े हो जाओ। हाँ, मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि ट्वेल्थ के सारे बच्चों को एक साथ बिठा रखे, ऊपर क्या दिया, कॉमर्स के एक साइड, फिजिक्स के एक साइड, केमिस्ट्री के एक साइड, इसके एक साइड, बायोलॉजी के एक साइड, आर्ट्स के एक साइड, कॉमर्स के एक साइड, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं अप्रायिकता प्रतिदर्श, नॉन रैंडम सैंपलिंग।
सैम्पलिंग जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था, जो रैंडम सैम्पलिंग था, उसके ठीक विपरीत होता है नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग। वहाँ पर प्रत्येक इकाई के चयनित होने की बिल्कुल समान संभावना थी। नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी के जस्ट विपरीत है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक इकाई के चयनित होने की समान संभावना नहीं है। आप यहाँ पर कह सकते हो कि भाई तू इस काम के लायक नहीं है। आप यहाँ पर दिल खोल करके कह सकते हो कि तू तो बना ही इस काम के लिए है। ठीक है ना। इसमें चयनकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार इकाइयों का चयन कर सकता है। जैसे कोई लड़की दिखी, अरे भाई तू खड़ी हो जा, तू खड़ी हो जा, तू तू तो बड़ी मस्त लग रही है, तू खड़ी हो जा। मैडम ने कह दिया भाई तू खड़ा हो, बॉडी वगैरह मस्त लग रही है, लुकिंग वाइज भी सुंदर है, हेयर स्टाइल भी मस्त है, दाढ़ी भी सही ढंग से सेट करवा रखा है, जूते वगैरह गजब लग रहे, खड़ा हो जा, आजा, मॉडलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जैसी इच्छा हो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप इकाइयों का चयन कर सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके गर्लफ्रेंड है या आपके बॉयफ्रेंड है, पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लड़के हैं, आपके कांटेक्ट में पता नहीं कितने लड़के आए, लेकिन आपने किसी एक को चुना है अपना बीएफ बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने नॉन रैंडम प्रोबेबिलिटी को अप्लाई किया, आपने अपनी इच्छा के अनुसार सैंपलिंग की। ठीक इसी तरीके से गर्लफ्रेंड के मामले में थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है मामला, क्योंकि लड़के वो खुले दिल के होते हैं, हर किसी को अपना लेते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यदि प्यार होता है ना, तो उसमें लड़कियां कितनी कांटेक्ट में आती हैं लड़कों के, हर किसी के। जैसे मान लो आप में कोई एक लड़का है, बहुत सारी लड़कियां कांटेक्ट में आ रही हैं, लेकिन किसी एक को वो प्यार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो नॉन रैंडम प्रोबेबिलिटी अपना रहा है, अपनी इच्छा को फॉलो कर रहा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार इकाइयों का चयन कर रहा है। ठीक है, यहां पर एक इकाई के चयनित होने पर बाकी की जो समस्त इकाइयां हैं वो उसको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती हैं। अब मैं बताता हूं यहां पर जो नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम है सैंपलिंग है, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैंपलिंग। आकस्मिक, आकस्मिक निधन हो गया, वो सब नहीं जोड़ना है हमें यहाँ पर। आकस्मिक का मतलब होता है सुविधा के अनुसार, इसको सुविधा प्रतिदर्श भी बोलते हैं। जो आकस्मिक सैंपलिंग है इसको सुविधा प्रतिदर्श भी बोलते हैं। इसमें चयनकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इकाइयों का चयन करता है। जैसे मैंने आपको सबसे प्यारा एग्जाम्पल दिया था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का। गर्लफ्रेंड बनाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, हाइट इतनी होनी चाहिए, थोड़ी सहनशील भी होनी चाहिए, थोड़ी स्मार्ट भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से लड़कियां लड़का चुनती हैं, मेरे कान के, मैं उसके कान तक आऊँ, जोड़ी परफेक्ट लगेगी, थोड़ा बॉडी बिल्डर भी होना चाहिए, मस्त लगेगा, थोड़ा कलर भी साफ़ होना चाहिए, मेरी बात मानने वाला होना चाहिए। ये केवल झूठी बात है, बाकी मेरी बात मानना वाला, ये ऐसा सोचती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आकस्मिक प्रतिदर्श होता है जिसको हम सुविधा प्रतिदर्श बोलते हैं, इसमें इकाइयों का चयन अपनी इच्छा के अनुसार होता है। आपको जैसी सुविधा चाहिए बिल्कुल ठीक उसी तरीके से। सपोज दैट आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं, और आपको एक स्टाफ चाहिए, और आपको चाहिए कि वो कैंडिडेट पीएचडी होल्डर हो, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, आप बिल्कुल उसी कैंडिडेट को चूज करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा चाहिए था। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण। तो जो एक्सीडेंटल या जो आकस्मिक होता है ना, इसमें ध्यान रखना, इसमें अपनी इच्छा के अनुसार इकाइयों का चयन किया जाता है। इसमें आप किसी कैंडिडेट को नाम बोलकर भी खड़ा कर सकते हो, ध्यान रखना, नाम बोलकर भी खड़ा कर सकते हो। ये इस प्रति चयन सैंपलिंग का जो मेथड है, ये कौन सा, आकस्मिक जो प्रति चयन सैंपलिंग का सैंपलिंग है, उसका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आप किसी कैंडिडेट का नाम बोलकर भी उठा सकते हो। जैसे 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, आपने एक को कह दिया कि अनीता खड़ी होके आ जा, सुनीता तू खड़ा हो जा, सोजी खड़ी हो जा, अनुज खड़ा होके आ जा। तो आप ध्यान रखना, यही एक ऐसी सैंपलिंग है जिसमें आप इकाई का नाम बोलकर भी, एक के ऊपर इशारा करके भी, उसको टच करके भी कह सकते हो कि तू खड़ा होके आ जा। 50 कूलर रखे हुए हैं,
भाई ये कूलर मेरे लिए पैक कर दें। आपने क्या किया, ये कूलर मेरे लिए पैक कर दे। 200 फ्रिज रखे हुए हैं, ये वाला मेरे लिए पैक कर दे। तो यहां पर हम कौन सा सैंपलिंग यूज कर रहे हैं, आकस्मिक प्रतिचयन वाला। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, इसमें आप अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हो। वही एग्जाम्पल, प्रोफेसर को एक पीएचडी होल्डर कैंडिडेट चाहिए पढ़ाने के लिए जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस हो, वो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इकाई का चयन करेगा। ठीक है, तो उद्देश्यपूर्ण में, पर्पजिव सैंपलिंग में अपनी इच्छा के अनुसार, अपने उद्देश्य की पूर्ति के अनुसार इकाई का चयन किया जाता है। आकस्मिक में आप किसी एक स्पेशल इकाई को इंडिकेट करते हुए भी सैंपलिंग कर सकते हो, नाम बोलकर भी कह सकते हो, उसके ऊपर इशारा करके भी कह सकते हो, और उसको टच करके भी कह सकते हो कि भाई ये कर दो फिक्स। उसके बाद होता है कोटा। इसमें शोधकर्ता कुछ निश्चित मानकों या विशेषताओं के आधार पर इकाइयों का चयन करता है। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, कुछ स्पेशल मानकों के आधार पर या कुछ स्पेशल विशेषताओं के आधार पर इकाइयों का चयन होता है। कोटा प्रतिदर्श में क्या होता है, कुछ स्पेशल विशेषताओं या कुछ स्पेशल मानकों के आधार पर इकाइयों का चयन होता है। 1000 बंदे बैठे हुए हैं, आपने कह दिया 10 मैथ साइंस वाले, 20 कॉमर्स वाले, 40 बायोलॉजी वाले, 18 आर्ट्स वाले, खड़े होके एक आ जाओ इस साइड। आपने क्या किया, स्पेसिफिक बना लिया, तो इसको बोलेंगे कोटा प्रतिदर्श। आपने बोल दिया इस कंपनी के 10 फ्रिज, इस कंपनी के 5 फ्रिज, इस कंपनी के 16 फ्रिज, इस कंपनी के 4 फ्रिज, इस कंपनी के 9 फ्रिज मेरे पास भेज दो। आपने बोल दिया प्रत्येक क्लास से 5-5 अति इंटेलिजेंट बच्चों को मेरे पास भेज दें। टीचर गया, पहली क्लास के 5 इंटेलिजेंट, दूसरी क्लास के 5 इंटेलिजेंट, तीसरी क्लास के 5 इंटेलिजेंट, चौथे क्लास के 5 इंटेलिजेंट, ऐसे उसने 12 के 12 क्लासों के 5-5 इंटेलिजेंट कैंडिडेट आपके पास भेज दिया। तो ये क्या है, कोटा सैंपलिंग है। अब आता है हिमकंदुक सैंपलिंग, स्नो बॉल सैंपलिंग। इसको चैन सैंपलिंग भी कहते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग को क्या कहते हैं, चैन सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें प्रारंभ में किसी प्रतिदर्श या व्यक्ति को चुना जाता है तथा चुने हुए व्यक्ति को कहा जाता है कि आप इससे संबंधित इच्छुक व्यक्तियों को इसके बारे में बताओ। ठीक है, अब स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है, ध्यान रखना, कुछ बुक, कुछ राइटर, कुछ लोग स्नोबॉल सैंपलिंग को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में भी काउंट करते हैं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का नहीं बल्कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जाम्पल है। सबसे महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। स्नोबॉल सैंपलिंग को आप चैन सैंपलिंग भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आपने मार्केटिंग का काम सुना होगा, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है, चैन बनाई जाती है ना, चैन में 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, ऐसे कड़ियों को जोड़ जोड़ के एक चैन बनती है। आपने मेरे को सपोज दैट मैंने एक कैंडिडेट को कहा कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये तेरे लिए बहुत शानदार है, तू इसको खरीद ले, तेरे काम आएगा, और आगे भी इसको बिकवा, मैं तेरे को % दूंगा। मैंने इसको बेच दिया, इसने आगे 2 को बताया, 2 को बेच दिया, इनको भी वही बात बोल दी, इन 2 ने 2-2 को बेच दिया, फिर इन दोनों ने 2-2 को बेचा, फिर इन्होंने 2-2 को बेच दिया, फिर इनमें भी प्रत्येक ने 2-2 को बेच दिया। तो इस तरीके से क्या बन गई, एक चैन बन गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, चैन सैंपलिंग कहेंगे, या हम इसको फिर हिमकंदुक सैंपलिंग कहेंगे। ठीक है, तो यदि इस तरीके का मेथड अप्लाई होता है, बिल्कुल ठीक इस तरीके का, तो इसको हिमकंदुक या स्नोबॉल सैंपलिंग या चैन सैंपलिंग कहेंगे। तो अब बताओ प्यारे साथियों, सैंपलिंग आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। कल वाली क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि समष्टि का आकार बड़ा होने पर सैंपलिंग में समस्या या त्रुटि आने की संभावना अधिक होती है। समष्टि या पॉपुलेशन का आकार बड़ा होने पर सैंपलिंग में प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ती है। समष्टि जनसंख्या, पॉपुलेशन का आकार छोटे होने पर सैंपलिंग की में जो त्रुटि आने की संभावना है वो कम होती है। ठीक है, समष्टि का आकार बड़ा होगा, उसमें सैंपलिंग करते समय समस्याएं आएंगी, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। सैंपलिंग का आकार छोटा है, सैंपलिंग करते समय उसमें समस्या आएंगी, इसकी संभावना
कम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डाउट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। सैम्पलिंग आपको बहुत अच्छे से आ चुकी होगी। सैम्पलिंग का किसी भी तरीके से कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए गलत नहीं होना चाहिए। आपको अपने चाहने वाले की कसम, दिल, जिसको दिल दिया है ना उसकी कसम। अब यहाँ पर तो कई लोग दिल पर ले बैठे हुए, अरे यार तूने मेरी उस जान की बात कर दी, उसके लिए तो मैं कुर्बान हूँ भाई, वो नहीं करना मैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।